चलिए हाय गुड मॉर्निंग। चलिए आई सपोज़ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज इस वाले ऑडियो सीरीज़ में चैप्टर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स को कवर कर रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑडिट ऑफ बैंक्स, तो इसका वेटेज अगर देखें तो इसका वेटेज अराउंड आप मान के चलिए 8 to 10 मार्क्स है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है और थियोरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, तो 8 to 10 मार्क्स आप मान के चलिए। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन। तो बैंकिंग सेक्टर बैकबोन ऑफ एन इकॉनमी है एंड एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत लार्ज अमाउंट में पब्लिक मनीज में डील करता है एंड सेंसिटिव टू रेप्यूटेशनल रिस्क। बैंकिंग सेक्टर इज़ ऑल्सो एक्सपोज टू वेरियस रिस्क। हम चाहते हैं कि हमारा बैंक सेफ रहे, हेल्दी रहे, साउंड रहे। इस वजह से हमें क्या चाहिए? रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? जब बैंक ऑडिट कराएगी। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, मैं कवर कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है कि सब बैंकिंग सेक्टर बैकबोन है ऑफ एन इकोनॉमी एंड एसेंशियल है फॉर सस्टेनेबल सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, सिंस पब्लिक का बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है बैंक्स में, सो हाईली सेंसिटिव टू रेप्यूटेशनल रिस्क। फिर बैंक में बहुत तरीके के रिस्क एक्सपोज्ड होती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बैंक हेल्थी रहे, सेफ रहे, साउंड रहे। इस वजह से हमें क्या चाहिए? रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और वो रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करेगा? ऑडिटर। नेक्स्ट, पिक्यूलरिटीज़ क्या क्या इन्वॉल्व हैं बैंक्स में? तो ह्यूज वॉल्यूम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंक्स नेटवर्क, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर। फिर से, ह्यूज वॉल्यूम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, वाइड जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंक्स, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय बैंकिंग रेगुलेटर। टाइप्स ऑफ बैंक ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर में। पहला कमर्शियल बैंक, दूसरा आरआरबीज, तीसरा कोऑपरेटिव बैंक, चौथा पेमेंट्स बैंक, फिर हमारा डेवलपमेंट बैंक, फिर हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। कमर्शियल बैंक्स का मेन काम है पैसा उठाना, पैसा लगाना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स। और मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग अगर कोई है इंडिया में तो कमर्शियल बैंक है। मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंक कमर्शियल बैंक होती है। आरआरबीज क्या होते हैं? जो रूरल एरियाज़ में सेटअप होते हैं, केटर करते हैं बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द रूरल कम्युनिटीज़। जैसे एग्जांपल आपका पंजाब ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोऑपरेटिव बैंक्स, तो केटर टू द नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स। बेसिकली कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे बनाया जाता है। टू दी मेंबर्स, फॉर दी मेंबर्स, बाय दी मेंबर्स होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है अलग से 1912। पेमेंट्स बैंक एक नया बैंक है, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई। ये सिर्फ कुछ लिमिटेड डिपॉजिट ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट ये लोन या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जांपल आप ले सकते हो पेटीएम पेमेंट्स बैंक का, इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। डेवलपमेंट बैंक्स जो बेसिकली हमें लोन प्रोवाइड करते हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जैसे आईएफसीआई, आईडीबीआई, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ पर्पस। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो बेसिकली जो केटर करते हैं टू अनसर्व्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जैसे एमएसएमई हो गया, स्मॉल फार्मर्स हो गए। तो इसका एग्जांपल है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट है आरबीआई। तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। आरबीआई की 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहला, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक्स और एनबीएफसीज को डेवलप करना, सुपरवाइज करना। दूसरा, डिटरमाइन करना मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। और तीसरा, रेगुलेट करना एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक्स। देखिए आरबीआई मेरा क्या है? सेंट्रल बैंक है, हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। उसकी 3 प्रमुख रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, डेवलप करना, सुपरवाइज करना बैंक्स को, एनबीएफसीज को, डिटरमाइन करना मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, और रेगुलेट करना उनकी एक्टिविटीज़। नेक्स्ट है, कोई भी बैंक अपना बिजनेस कमेंस नहीं कर सकता विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। अगर आपको बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी है तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से। इवन आपको अगर कोई नई ब्रांच भी खोलनी है तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और आरबीआई के पास इतनी पावर होती है, वो किसी भी बैंक का इंस्पेक्शन करा सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं 4 फंक्शंस ऑफ आरबीआई। पहला, इशुएंस ऑफ करेंसी। दूसरा, रेगुलेशंस ऑफ करेंसी। तीसरा, एक्टिंग एज अ बैंकर टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स। लास्ट है, एक्टिंग एज अ बैंकर टू सीजी एंड एसजी। क्या 4 फंक्शंस है आरबीआई के? इशुएंस ऑफ करेंसी, रेगुलेशन ऑफ करेंसी, एक्टिंग एज अ बैंकर टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स, एंड एक्टिंग एज अ बैंकर टू सीजी एंड एसजी।
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कुछ एक्ट ध्यान रखिएगा हमारा, एक तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, SBI एक्ट है 1955, कंपनीज एक्ट है 2013, RRBs एक्ट है 1976, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 और सरफाइजी एक्ट है 2002। कुछ ध्यान रखिएगा। एक मैंने मिस कर दिया, RBI एक्ट जो हमारा 1934 में है, ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। देखिए बैंक का जो ऑडिटर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि बैंक एक कंपनी है, बैंक एक कंपनी है। बैंक का जो लीगल रिकग्निशन होता है वो कंपनी के फॉर्म में होता है, बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में होता है। तो जो उसका ऑडिटर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ध्यान रखिएगा जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है बैंक का, वो फर्निश करेगा मेन अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो फर्निश करेगा ही, प्लस कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग भी फर्निश करेगा। ध्यान रखिए जो बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट तो फर्निश करेगा ही, प्लस कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग भी फर्निश करेगा। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इस ऑडियो में, सर एडिशनल रिपोर्टिंग क्या क्या फर्निश करेगा। पहले रिपोर्ट करेगा ऑन द एडुकेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्या इंटरनल कंट्रोल ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। LFAR के ऊपर रिपोर्टिंग करेगा, SLR रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर रिपोर्टिंग करेगा। ट्रेजरी ऑपरेशंस कैसे हैं उस पर रिपोर्टिंग करेगा। इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग वगैरह ढंग से है कि नहीं है, एज पर द गाइडलाइंस है कि नहीं है, उस पर रिपोर्ट करेगा। कोई सीरियस इरेगुलरिटीज़ वगैरह नोटिस हुई है क्या, उस पर रिपोर्ट करेगा। और रिपोर्ट करेगा कोई एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो तो नहीं है कहीं रूरल एरियाज़ में, उस पर रिपोर्ट करेगा। फिर से सर ये एडिशनल रिपोर्टिंग है, ध्यान रखिएगा। पहला इंटरनल कंट्रोल पे रिपोर्ट करेगा, दूसरा LFAR पे रिपोर्ट करेगा, SLR पे रिपोर्ट करेगा, ट्रेजरी ऑपरेशन ढंग से हो रहे कि नहीं हो रहे उस पर रिपोर्ट करेगा। इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग एज पर द गाइडलाइंस है कि नहीं है, उस पर रिपोर्ट करेगा। कोई सीरियस इरेगुलरिटीज़ वगैरह नोटिस तो नहीं है, उस पर रिपोर्ट करेगा। और कहीं आपका रूरल एरियाज़ में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कहीं एडवर्स तो नहीं हो गया, जितना बोला गया था कहीं उससे ज़्यादा तो क्रेडिट तो नहीं दे दिया। ठीक है, आपको एक टारगेट दिया गया था कि आप रूरल एरियाज़ में इतना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, इतना क्रेडिट ग्रांट कर सकते हो, कहीं उससे ज़्यादा या कम तो नहीं हो गया। वो सारी चीज़ें हैं। कैटेगरीज ऑफ बैंक्स, तो नॉन कम्प्यूटराइज, पार्शियली कम्प्यूटराइज और फुल्ली कम्प्यूटराइज। नॉन कम्प्यूटराइज बैंक जिसमें ट्रांजेक्शन्स आपको बैंक मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन करना है बैंक में ही जाना पड़ेगा, आप घर पे बैठे बैठे नहीं कर सकते हो। पार्शियली कम्प्यूटराइज, कुछ ट्रांजेक्शन्स कम्प्यूटराइज हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स नॉन कम्प्यूटराइज हैं, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा, कुछ ट्रांजेक्शन्स आप घर पे कर सकते हो। फुल्ली कम्प्यूटराइज, सारे बैंक्स इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप कहीं भी जाके कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। ठीक है, घर से भी कर सकते हो और किसी भी ब्रांच में जाके आप कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बैंक ऑडिट अप्रोच। ध्यान रखिएगा जो बैंक ऑडिट अप्रोच है वो हमारा प्लानिंग स्टेज की बात करता है। फिर से जो हमारा बैंक ऑडिट अप्रोच है वो हमारा प्लानिंग स्टेज की बात करता है। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान, इंगेजमेंट टीम डिस्कशन और कंट्रोल एनवायरनमेंट। ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान, इंगेजमेंट टीम डिस्कशन, कंट्रोल एनवायरनमेंट। हम जब प्लान ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा 4 पॉइंट्स पे बेस्ड होगा। नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, ऑडिट रिस्क कितना है और लेवल ऑफ कंप्लायंस कितना है। जब एक ऑडिटर प्लान बनाएगा तो 4 बातें कंसिडर करेगा, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, ऑडिट रिस्क कितना है और लेवल ऑफ कंप्लायंस कितना है। दूसरा हमारा आता है कंट्रोल इन्वायरमेंट। तो ध्यान रखिए कंट्रोल इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना वैसे तो आपका ऐसे 315 में कवर्ड है। कंट्रोल इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना वैसे तो आपका 315 में कवर्ड है। यहाँ पे ऑडिटर सिर्फ देखेगा क्या क्या कंट्रोल्स लगे हैं। कंट्रोल्स की एग्जांपल को ध्यान रखिएगा, जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो गया, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस हो गए, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गए, रिकंसिलिएशन ऑफ पोजीशंस हो गए, सेटिंग अप लिमिट्स हो गया, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस हो गया, फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटीजेंसी प्लानिंग। फिर से कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेना वैसे तो आपका 315 में कवर्ड है, बट कुछ कंट्रोल्स की एग्जांपल अगर आप लिख दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। जैसे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ हो गया, एक्यूरेट मेजरमेंट हो गया, वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस हो गए, रिकंसिलिएशन ऑफ पोजीशंस हो गया, सेटिंग अप लिमिट्स हो गया, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस हो गया, फिजिकल सिक्योरिटी हो गया और कंटीजेंसी प्लानिंग हो गया। ध्यान रखिए आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में इंक्यूजिटिव हो रहे हो, आप कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्यूरियस हो रहे हो, इंक्यूजिटिव हो रहे हो। सर क्यूरियस किस चीज़ को लेकर? कंट्रोल को लेकर। आप हर एक चीज़ जानना चाह रहे हो, आप हर एक चीज़ समझना चाह रहे हो। तो आप
किन किन तरीके के क्वेश्चन पूछोगे? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। आप 6 तरीके के क्वेश्चन पूछोगे। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। हु से आप पूछोगे किसने कंट्रोल परफॉर्म किया और क्या उस बंदे के पास रिक्विजिट नॉलेज है कि नहीं है। व्हाट, क्या सबूत है आपके पास टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द कंट्रोल वॉज बीइंग परफॉर्म्ड, क्या सबूत है आपके पास, व्हाट एविडेंस इज अवेलेबल। व्हेन, कब कंट्रोल परफॉर्म हुआ और किस हद तक परफॉर्म हुआ, मतलब किस फ्रीक्वेंसी में परफॉर्म हुआ। वेयर, एविडेंस कहाँ अवेलेबल है, ठीक है, और एविडेंस आप कितने समय तक रिटेन करते हो। वाई, कंट्रोल आप क्यों परफॉर्म कर रहे हो। हाउ, कंट्रोल कैसे परफॉर्म कर रहे हो और क्या क्या कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं। थर्ड आपका आता है इंगेजमेंट टीम डिस्कशंस। तो ध्यान रखिए, इंगेजमेंट टीम आपस में डिस्कस करती है, रिस्क की एरियाज़ के बारे में डिस्कस करती है, आपस में हर आदमी अपने अपने एक्सपीरियंस और अपने अपने इंसाइट्स बताता है, शेयर करता है। और ये हम लोग ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज में ही करते हैं, और जो भी डिस्कशंस हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट भी करते हैं एज़ पर SA 230 फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इंगेजमेंट टीम डिस्कशंस जो होता है वो जनरली कुछ मैटर्स में होता है। जैसे एग्जांपल मैं दूँ अगर, तो एरर जो लाइकली है, जिसका चांसेस है कि आकर हो सकता है, एरर दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर पीरियड्स, हमें ऐसा लगता है कि ये एरर्स हमेशा निकल ही जाती है, ठीक है, तो उस पर ही हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, डिस्कशन करेंगे। क्या क्या तरीके हैं जिनसे बैंक के जो मैनेजर्स हैं, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्रॉड कर सकते हैं, हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा टू द रिस्क। फिर हम डिस्कशन करेंगे कि वी नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल कैपिटलिज्म थ्रू आउट द ऑडिट एंड वी नीड टू बी अलर्ट टू ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कॉजेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो बेसिकली मोटा मोटी मैं बोलूँ तो 2 पॉइंट्स आपके एरर के हो गए कि एरर दैट मे बी मोर लाइकली टू अकर, ठीक है, दूसरा एरर दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर पीरियड्स, ठीक है। तो 2 पॉइंट एरर के हो गए, 2 पॉइंट प्रोफेशनल कैपिटलिज्म के हो गए कि नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल कैपिटलिज्म एंड नीड टू अलर्ट, ठीक है, दोनों प्रोफेशनल कैपिटलिज्म के पॉइंट है। एक पॉइंट आपका फ्रॉड की बात करता है, मेथड बाय विच फ्रॉड माइट बी परपिट्रेटेड, और एक पॉइंट आपका बात करता है रिस्पॉन्सेज टू रिस्क। अब इंगेजमेंट इन डिस्कशंस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग एम्फेसिस कर सकते हैं ऑन दी ससेप्टेबिलिटी ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब कौन कौन सा ऐसा एरिया है जो ज़्यादा प्रोन टू रिस्क है, ठीक है। एम्फेसिस शुड बी प्रोवाइडेड टू दी ससेप्टेबिलिटी ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट है, डिस्कशन करने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जो रिस्की एरियाज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जो मटेरियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को अलॉट कर सकते हैं वो काम, ठीक है। जो रिस्की एरियाज़ हैं वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं काम। लास्ट में अगर हमें लगता है तो डिस्कशंस से हमको ये भी फ़ायदा होता है कि यार हमें कुछ एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है क्या, हमने डिस्कशन किया, कुछ एरियाज़ निकल के आए जिसमें हमने कभी काम नहीं किया है, जो हमारे लिए एकदम नया एरिया है, तो ऐसे केस में हम किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 एडवांटेजेस हैं। हम लोग एम्फेसिस कर सकते हैं टू दी ससेप्टेबिलिटी ऑफ द बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा जो रिस्की एरियाज़ हैं वहाँ पे हम अपने एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स को वो काम डेलीगेट कर सकते हैं। तीसरा डिस्कशंस का ये हेल्प होता है कि हम स्पेशलिस्ट को, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा था, ये ध्यान रखिए। इसका हेडिंग वैसे गलत है, बैंक ऑडिट अप्रोच, इसकी हेडिंग गलत है, इसका हेडिंग होना चाहिए आपका प्लानिंग स्टेज, ठीक है। ये तीनों ही आपके प्लानिंग स्टेज में कवर्ड होता है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ध्यान रखिए जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, मतलब P&L बैलेंस शीट, वो आपका एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बनेगा। उसमें सेक्शन 29 और सब सेक्शन 1 और 2 के हिसाब से बनेगा। फिर से जो भी आपका बैलेंस शीट P&L बनेगा वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से बनेगा। उसमें सेक्शन 29 का सब सेक्शन 1 और 2 ध्यान रखिएगा, और ये बनेगा शेड्यूल 3 के हिसाब से, ये बनेगा शेड्यूल 3 के हिसाब से। शेड्यूल 3 का फॉर्म ए आपको बताता है बैलेंस शीट कैसे बनेगी, और फॉर्म बी आपको बताता है कि P&L कैसे बनेगा। फॉर्म ए बताता है आपको बैलेंस शीट कैसे बनेगी, फॉर्म बी आपको बताता है कि P&L कैसे बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होगा AGM में, बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होगा AGM में। नेशनलाइज बैंक का ऑडिटर अपॉइंट बैंक खुद करेगा थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
और दोनों ही केसेस में आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। एसबीआई का ऑडिटर है तो कैग अपॉइंट करेगा विद कंसल्टेशन, सीजी का कंसल्टेशन लेगा। सब्सिडरीज, कोई एसबीआई की सब्सिडरीज है तो उसका ऑडिटर एसबीआई खुद अपॉइंट कर लेगा, जो मेन एसबीआई है, जो प्रिंसिपल एसबीआई है। और जो आरआरबीज है उसका ऑडिटर अपॉइंट करेगा बैंक खुद विद द अप्रूवल ऑफ सीजी। फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान रखिए ये जो अपॉइंटमेंट है ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग कंपनी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ बैंकिंग लिखा है, तो ऐसे केस में एजीएम में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे। नेशनलाइज है, नेशनलाइज बेसिकली वो बैंक्स होती है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक ज़्यादा होता है, 50% से ज़्यादा होता है। तो ऑडिटर ऑफ अ नेशनलाइज बैंक इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक्स, ठीक है, वो बैंक खुद अपॉइंट करेगी थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। और दोनों ही केसेस में आपको आरबीआई की अप्रूवल चाहिए। एसबीआई है तो एसबीआई में कैग अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद द सीजी, ठीक है, सीजी के साथ सलाह मशवरा करके अपॉइंट करेगा। एसबीआई की कोई सब्सिडरीज हैं तो ऐसे केस में एसबीआई खुद उसको अपॉइंट कर लेगी। कोई आरआरबीज हैं तो ऐसे केस में बैंक खुद अपॉइंट करेगा विद द अप्रूवल ऑफ सीजी। रेम्यूनरेशन क्या होगा तो वो सेक्शन 142 में डिस्कस्ड है, ठीक है। देखिए रेम्यूनरेशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला तो आपको एक फिक्स रेम्यूनरेशन मिलेगा जो हमने ऐसे 210 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के टाइम पे नक्की किया होगा। एक फिक्स रेम्यूनरेशन मिलेगा जो हमने ऐसे 210 में नक्की किया होगा। दूसरा कुछ आपके रीइंबर्समेंट है, जैसे आपके ट्रैवलिंग के खर्चे, लॉजिंग, स्टेइंग वगैरह के जो खर्चे हैं, ठीक है, एकोमोडेशन के खर्चे हैं, वो सारे हम आपको रीइंबर्स करेंगे। तीसरा कुछ चार्जेस आपने जो हमारे बिहाफ में पे किया होगा, जैसे टैक्सेस आपने हमारे बिहाफ में पे कर दिया, जीएसटी का खर्चा आपने हमारे बिहाफ में पे कर दिया, कोई स्टैम्प ड्यूटी है, कुछ भी लीगल चार्जेस हैं, क्लियरेंस वगैरह के चार्जेस कुछ भी हैं जो आपने हमारे बिहाफ में पे किया होगा तो वो भी हम आपको फ़ीस में ऐड करके दे देंगे। एक और पॉइंट है, कोई अगर नेशनलाइज बैंक है कोई और एसबीआई है, इन दोनों केसेस में जो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन होगा वो आरबीआई फिक्स करेगा विद कंसल्टेशन सीजी के साथ, ठीक है। जो नेशनलाइज बैंक है, जो एसबीआई है, उसका जो ऑडिटर है उसका रेम्यूनरेशन आरबीआई खुद फिक्स करेगा इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर आप नेशनलाइज बैंक के ऑडिटर हो, तो आपको रिपोर्ट कुछ एडिशनल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। क्या एडिशनल रिपोर्टिंग है? वेदर इन हिज ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सेकंड, जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक एग्जीक्यूट कर रही है क्या वो बैंक के पावर में है कि नहीं है। थर्ड, क्या हमें ब्रांचेस के रिटर्न्स वगैरह रिसीव हुए क्या। लास्ट, एनी अदर मैटर विच ही कंसिडर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यह हमारा अपना डिस्क्रिप्शन है। LFAR के दो बातें बस वो ध्यान रखिएगा। पहला, LFAR में जो मैटर हैं, कौन से मैटर जाएंगे ये आरबीआई आपको स्पेसिफाई करेगा। LFAR के अंदर कौन कौन से मैटर जाएंगे वो आपको आरबीआई स्पेसिफाई करेगा। LFAR आपको सबमिट करना है बिफोर 30 जून। हर साल का LFAR जो जाएगा वो 30 जून के पहले जाएगा, और ऐसा करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। 3 पॉइंट है, LFAR के अंदर कौन सा मैटर जाएगा जो आपको आरबीआई बताएगा। हर साल LFAR सबमिट होता है बिफोर 30 जून, और इसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है कंडक्टिंग एन ऑडिट। ध्यान रखिए ये आपकी रियल ऑडिट अप्रोच है। जो आपका टॉपिक है कंडक्टिंग एन ऑडिट, ये आपका रियल ऑडिट अप्रोच है। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, आई गेस 18 पॉइंट्स है इसमें, ठीक है। चलिए एक बार मैं 18 के 18 पॉइंट्स पहले बोलता हूँ, फिर आपको तरीका बताता हूँ इसको याद कैसे कर सकते हैं। Initial consideration by the statutory auditor: identify assets ROMM, understanding the banks and its environment, understanding the bank's accounting process, understanding the bank's risk management process, engagement in discussion, establishing the strategy, developing the plan, audit planning memorandum, determination of materiality, consideration of going concern, assessment of risks of fraud including money laundering, assessing specific risks associated with the outsourcing of activities, response to the risks assessed, Basel III framework और reliance on review of other reports। 18 पॉइंट्स हैं। देखिए याद करने का तरीका क्या है, सुनिए। इनिशियल कंसिडरेशन को एक बार साइड कीजिए, ठीक है। आइडेंटिफाई एसेट्स ROMM 315, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स एंड एनवायरनमेंट 315, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस 315, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस 315। जो आपके 4 हेडिंग है, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये चारों बैक टू बैक आपके 315 का पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग,
याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहला आप आइडेंटिफाई करोगे, एसेस करोगे रॉम को, फिर आप 3 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लोगे। बैंक की अंडरस्टैंडिंग लोगे, बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लोगे, बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लोगे। 4 पॉइंट तो आपके ऐसे खत्म हो गए। फिर आप आपस में बैठ के डिस्कशन करोगे। देखो आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया, अब आप आपस में बैठ के डिस्कशन करोगे, भाई तेरा क्या व्यू है, तेरा क्या व्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, फिर उसके बाद प्लान बनाओगे, फिर आप चेकलिस्ट प्रिपेयर करोगे, प्रोग्रामिंग बनाओगे। देखिए इनिशियल कंसिडरेशन, ठीक है, इसको एक बार साइड कीजिए, ठीक है, समझाऊंगा इसको, एक बार साइड कीजिए। आइडेंटिफाई एसेट्स रॉम 315, फिर आप बैंक की अंडरस्टैंडिंग लोगे, अकाउंटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लोगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग लोगे। सब ने सारे मेंबर्स ने अंडरस्टैंडिंग ले ली, फिर आपस में डिस्कशन करेंगे, भाई तेरा क्या व्यू है, तेरा क्या व्यू है। फिर हम लोग की स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर प्लानिंग बनाएंगे, फिर मेमोरेंडम बनाएंगे। ये सब बनाने के टाइम पे हम लोग अपनी मटेरियलिटी का ध्यान रखेंगे। हम लोग मटेरियलिटी का ध्यान रखेंगे। 10 पॉइंट ख़त्म हो गए, आप मानोगे 10 पॉइंट ख़त्म हो गए। फिर गोइंग कंसर्न का ध्यान देंगे एज पर 570। फिर अब यहाँ पे रिस्क को एसेस कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई रिस्क है क्या बैंक में, उसको एसेस कर रहे हैं। क्या कोई स्पेसिफिक रिस्क है क्या, उसको एसेस कर रहे हैं। क्या बैंक ने कुछ काम आउटसोर्स किया होगा, अकाउंटिंग का, आईटी का, कोई काम आउटसोर्स किया होगा, सॉफ्टवेयर का, तो वो हम एसेस कर रहे हैं। क्या आउटसोर्सिंग को लेकर कोई रिस्क है क्या। रिस्क एसेस कर लिया, उसके बाद अब हम रिस्क को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। 330 फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्स ये 330 है, फैप। फिर बेसल 3 फ्रेमवर्क, ये एक शहर का नाम है, सिटी का नाम है। आई थिंक स्विट्ज़रलैंड या सिंगापुर में एक सिटी है बेसल, तो वहाँ की ये उसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा कॉन्सेप्ट। बेसिकली ये बहुत सारे पॉलिसीज़ फ्रेम करता है कि बैंक्स को कैसे परफॉर्म करना चाहिए और बैंक कैसे रेजिलिएंट हो सकता है, ठीक है। बैंक रन जैसी सिचुएशन ना आए, उससे बचने के लिए बैंक क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकता है। तो यही सारी चीज़ें बेसल 3 फ्रेमवर्क में लिखी हुई है। फिर रिलायंस एंड रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स, ऑडिटर कुछ रिपोर्ट्स को देख सकता है, जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो भी सिक्योरिटी का जो कोलेट्रल है उसका वेरिफिकेशन हुआ होगा तो उसकी रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट है, इंटरनल ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर, सबकी रिपोर्ट देख सकता है। टॉपिक क्या है, कंडक्टिंग एन ऑडिट। फिर से शुरू कर रहा हूँ। कंडक्टिंग एन ऑडिट, पहला इनिशियल कंसिडरेशन। इनिशियल कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि हम ऑडिट शुरू करने से पहले कुछ बातें देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल कंसिडरेशन। ऑडिट शुरू करने से पहले हम कुछ बातें देखते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल कंसिडरेशन। सबसे पहला, हम पहले इंश्योर करेंगे कि हमारा किसी तरीके का कोई डेट नहीं हो, हमारा किसी तरीके का कोई उधार नहीं हो। किसके साथ, बैंक के साथ। हमारा उस पर्टिकुलर बैंक में कोई लोन वगैरह ना चल रहा हो, कोई सीसीओडी ना चल रही हो, तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। दूसरा पॉइंट क्या है कि आप बैंक का कोई इंटरनल असाइनमेंट आपने परफॉर्म ना किया हो। पता चला बैंक की अकाउंटिंग आपने की है और आप उसी को ऑडिट करने आ गए, तो कोई इंटरनल असाइनमेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप बैंक के साथ बैठोगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाओगे, तो वो सारी बातें हैं। फिर इसमें एक पॉइंट था कि आप प्री डेसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेट करते हो, और उससे एनओसी लेते हो। फिर आप प्लानिंग करोगे, फिर स्ट्रैटेजी बनाओगे। ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें इनिशियल कंसिडरेशन में। फिर मैंने आपको सीक्वेंस समझा दिया, याद करने का तरीका। आइडेंटिफाई एसेट्स रॉम, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर एंगेजमेंट डिस्कशन, आपस में फिर सब लोग डिस्कशन करते हैं, भाई तेरा क्या व्यू है। फिर हम लोग स्ट्रैटेजी सेट करते हैं, प्लान बनाते हैं, मेमोरेंडम बनाते हैं। और ये सब स्ट्रैटेजी प्लानिंग के टाइम पे हम लोग मटेरियलिटी का ध्यान रखते हैं। फिर गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करते हैं 570 के हिसाब से। फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड को एसेस करते हैं। और रिस्क ऑफ फ्रॉड में एक पॉइंट था KYC वाला, वो ध्यान रखिएगा कि हम लोग चेक करेंगे क्या बैंक फुल KYC कर रही है कि नहीं कर रही है। फिर कुछ स्पेसिफिक रिस्क हैं तो उसको एसेस करेंगे। आउटसोर्सिंग को लेकर कोई रिस्क है क्या, उसको एसेस करेंगे। रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब ये 330 यहाँ पे लग गया हमारा। बेसल 3 फ्रेमवर्क है। और फिर रिलायंस एंड रिव्यू ऑफ अदर रिपोर्ट्स, क्या क्या रिपोर्ट्स हम लोग देख सकते हैं। हो सकता है कि बैंक के मैनेजर ने कोई इंस्पेक्शन कराया होगा या RBI ने कोई इंस्पेक्शन कराया होगा, दोनों की रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिटर या कॉन्करेंट ऑडिटर की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो बोरोवर्स होते हैं उनके सिक्योरिटी का भी वेरिफिकेशन कराते हैं, उनके आज क्या वैल्यू है, तो उसका भी रिपोर्ट हम लोग देख सकते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो 5-6 पॉइंट अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस। तो एक है सिक्योरिटी वाइज, एक है सेक्टर वाइज, एक है प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाइज। सेक्टर वाइज प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। सिक्योरिटी वाइज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड, एनपीए। प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन होते हैं हमारे? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग लोन। मैंने आपको समझाया था कि बैंक को अपना लोन एक्सपोजर का 38% पूरे लोन का 38% प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ता है। मतलब मान लीजिए बैंक के पास 10 करोड़ रुपए है तो 38% बैंक को इन प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना पड़ेगा लोन के फॉर्म में। 10 करोड़ का 38% होता है 3.8 करोड़। ये मिनिमम लिमिट है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, चेक कर लीजिए, हो सकता है चेंज हो गया हो, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर ऐसे ही कुछ है, 38-40% ऐसे ही कुछ है। मतलब बैंक को टोटल लोन का इतना परसेंट पैसा इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। किनको? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग। तो ये हो गए आपके प्रायोरिटी सेक्टर। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर ऑब्वियसली जो इनके अलावा, जैसे आपने पर्सनल लोन लिया, आपने कार लोन लिया, आपने बिजनेस लोन लिया, तो ये सारे आ गए नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। सिक्योर्ड, ऐसा लोन जो सिक्योर्ड है, ठीक है, हाइपोथिकेशन से, प्लेज से, ठीक है, मॉर्गेज से, सिक्योर्ड, नाम से क्लियर है सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड, जिसमें बैंक ने कोई गारंटी या कोई सिक्योरिटी नहीं ली है, अनसिक्योर्ड। स्टैंडर्ड एनपीए क्या होता है? सो स्टैंडर्ड मतलब बेसिकली जिसमें पैसा टाइमली आ रहा है, मतलब जो बोरोवर है वो पैसा टाइमली दे रहा है, मतलब 90 दिन से डिले नहीं कर रहा है, पैसा 90 दिन के अंदर अंदर दे रहा है। एनपीए क्या होता है? जब पैसा 90 दिन से डिले हो गया है, पैसा आए हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गया है। ध्यान रखिए, 2 तरीके की सिक्योरिटी होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी जो इनिशियल सिक्योरिटी जो हमें बोरोवर देता है। कोलेटरल सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योरिटी होती है, टैंजिबल भी हो सकती है, इनटैंजिबल भी हो सकती है। तो ध्यान रखिए, प्राइमरी इनिशियल सिक्योरिटी होती है, कोलेटरल एडिशनल सिक्योरिटी होती है जो हमें बोरोवर देता है। एनपीए क्या होता है? तो सुनिए, एनपीए की 3 कंडीशन है। पहले तो एनपीए कब बोलते हैं? जब हमने पैसा दिया बोरोवर को और बोरोवर से हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ इनकम नहीं आ रहा है। हमने बोरोवर को लोन दिया बट बोरोवर हमको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। 3 केसेस हैं। अगर हमने लोन दिया, टर्म लोन दिया, और उसमें इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट 90 दिन से ज़्यादा हो गया ड्यू हुए बट पैसा आ नहीं रहा है, 90 दिन से ज़्यादा हो गया ड्यू हुए और इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट आ नहीं रहा है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? एनपीए मान लेंगे। दूसरा केस, सीसीओडी के केस में आपका अकाउंट क्या हो गया? आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। सीसीओडी के केस में आपका अकाउंट क्या हो गया? आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। और तीसरा केस, बिल परचेज डिस्काउंटेड के केस में आपका बिल ओवरड्यू हो गया है फॉर मोर देन 90 डेज। देखिए, एनपीए कब बोलेंगे? जब आपने लोन दिया तो आपके लिए क्या हो गया? एसेट, बैंक के लिए एसेट हो गया, बट उस एसेट से कोई इंटरेस्ट या इनकम नहीं जनरेट हो रही है। और कितना दिन हो गया? 90 दिन हो गया। 90 दिन से इवन ज़्यादा हो गया, आपको कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में आप उस एसेट में क्या मान लोगे? एनपीए मान लोगे। 3 केसेस हैं। आपने टर्म लोन दिया किसी बोरोवर को और 90 दिन से ज़्यादा हो गया, बंदा ना इंटरेस्ट देने को तैयार है ना इंस्टॉलमेंट देने को तैयार है। आपने किसी बोरोवर की सीसीओडी लिमिट निकाली और वो अकाउंट हो गया आउट ऑफ ऑर्डर। तीसरा, बिल परचेज डिस्काउंटिंग के केस में 90 दिन से ज़्यादा हो गया और बिल अभी भी क्या है? ओवरड्यू है, हमें पैसा नहीं आया है। तो इन तीनों केसेस में आप क्या मान लोगे? उसको एनपीए मान लोगे। चलिए, ये था ऑडियो नंबर 1, ठीक है। एक ऑडियो और बनेगा बैंक ऑडिट का और फिर ये बैंक ऑडिट हो जाएगा ख़त्म। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑडियो सिर्फ उनको ही हेल्प करेगा जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप सिर्फ पहली बार ऑडियो सुन रहे हो तो फिर आप को समझ में भी नहीं आएगा और आप फिर गुमराह हो जाओगे, ठीक है। आपको लगेगा चैप्टर बहुत टफ है। तो प्लीज़ ऑडियो वही सुने जिन्होंने चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। चलिए, यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, फिर इसका एक और ऑडियो बनेगा, फिर ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।